नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। और इससे पहले भी आप मेरे कई वीडियोस जो है यूट्यूब पर और जो है फेसबुक पर भी मेरा एक पेज है क्रैक आईएएस इन हिंदी, उस पर भी आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाजनपद काल को डिस्कस करेंगे। महाजनपद काल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ पृष्ठभूमि बता देती हूँ। देखिए, जो भारत का इतिहास है उसको हम पाषाण काल सभ्यता से पढ़ते हैं। पाषाण काल सभ्यता यानी कि जहाँ पर कि पत्थरों का औजारों के तौर पर प्रयोग होता था। और उस समय जो मानव था वो शिकार यानी आखेट करके जो है अपना जीवन यापन करता था, और उसका जीवन जो था वो यायावरी जीवन था। यानी वो एक स्थान पर स्थायी बसावट नहीं करता था, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जीवन के लिए पलायन करता रहता था। उसके बाद दोस्तों देखिए, हिम पिघली। हिम पिघलने से घास के मैदान बने, पशुपालन का विकास हुआ और फिर कृषि का विकास हुआ। उसके बाद दोस्तों ताम्रपाषाण संस्कृति आई, जिसमें धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता आई, जिसमें कांस्य का प्रयोग धातु के तौर पे किया जाने लगा। चूंकि हड़प्पा एक अधिशेष अर्थव्यवस्था थी और ये ग्रामीण व्यवस्था न होकर एक नगरीय अर्थव्यवस्था थी, इसलिए इसको पहला नगरीकरण नाम दिया गया है। उसके बाद दोस्तों मध्य एशिया से भारत में आर्य आए, और आर्य जो है भारत में बसने लगे, और उन्होंने अपने जीवन जीने के कुछ तरीके बनाए, कुछ नियम बनाए और अपने अपने कबीलों का निर्माण किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के बाद दोस्तों लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज ने दोस्तों क्या किया, जो पूर्वी भारत में जो घने घने जंगल थे जो अभी तक साफ नहीं हो पाए थे, इसलिए वहाँ पे कृषि का विकास नहीं हो पाया था, उसको संभव बना दिया। मगध जो था, जो महाजनपद था, वो पूर्वी भारत में ही उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जब पूर्वी भारत और पश्चिम और उत्तर भारत में जब लोग बसने लगे तो धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी और लोगों के जनपद बनने लगे। कबीलों से बढ़कर वो जनपद की तरफ बढ़ गए। जनपद की तुलना हम आज के जिलों से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ, और महाजनपद की तुलना हम राज्य से कर सकते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आज 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से उस समय 16 महाजनपद हुए, जिसमें मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि हम महाजनपद कहाँ पढ़ रहे हैं। और देखिए, अब ईसा पूर्वी 6वीं सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों के निर्माण हुए। लोहे के इस्तेमाल ने योद्धा वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया। तो देखिए दोस्तों, जब ऋग्वैदिक काल था तो उस समय ऋग्वैदिक सभ्यता में जो हमारा समाज था उसको 4 वर्णों में बांट दिया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुए। ब्राह्मण जो है यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्यों में लीन रहते थे। क्षत्रिय जो थे वो योद्धा वर्ग लोग थे। वैश्य जो थे वो व्यापार और वाणिज्य में संलग्न रहते थे, और शूद्र जो थे वो या तो कृषि कार्य करते थे या फिर ऊपर के इन 3 वर्गों की सेवा करते थे। तो चूंकि जब लोहे की खोज हुई तो लोहे का प्रयोग न सिर्फ कृषि के विकास के लिए किया गया, बल्कि लोहे का प्रयोग हथियार बनाने के लिए भी किया गया। इसलिए इस काल में योद्धा वर्ग की भूमिका बढ़ने लग गई थी। इससे पहले के काल में ब्राह्मणों की जो भूमिका थी वो अहम थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपद का प्रमाण मिलता है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे तथा केवल 1 महाजनपद जो था वो अश्मक नर्मदा नदी के दक्षिण में था। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको मैप दिया, आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने 16 महाजनपद दिए हैं। इसमें देखिए अश्मक जो है वो सबसे लास्ट यानी दक्षिण में है, और अंग जो है वो सबसे पूर्व में है। तो ये 16 महाजनपद हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको पॉज करके मेरी वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पूर्व में अंग महाजनपद था, जिसे मगध ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। महाजनपद काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जहां पहला नगरीकरण हड़प्पा कांसे से जुड़ा हुआ था दोस्तों, वही द्वितीय नगरीकरण लोहे की धातु से जुड़ा हुआ था। इस काल में लोगों की प्रबल निष्ठा अपने कबीलों की बजाय किसमें हो गई थी, अपने जनपदों में हो गई थी। ठीक है, और 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन बन के उभरा था, मगध। ठीक है दोस्तों, तो जो महाजनपद काल है वो क्या कहलाया, द्वितीय नगरीकरण, जबकि हड़प्पा सभ्यता क्या कहलाई थी, पहला नगरीकरण कहलाई थी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला नगरीकरण कांसे से जुड़ा था, वहीं दूसरा नगरीकरण लोहे से जुड़ा था। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है इनकी जनपदों की। जी 8 जनों का संघ था, इसमें प्रबल लिच्छवी हुए जिनकी राजधानी वैशाली थी। फिर उसके बाद में दोस्तों देखिए काशी हुआ। काशी जो था सबसे शक्तिशाली राज्य था शुरू में, परंतु कौशल की शक्ति के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया और इसने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया। उसके बाद देखिए दोस्तों कौशल हुआ। कौशल जो थी इसकी राजधानी श्रीवास्ती थी। कौशल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या जो है इसी कौशल से संबंधित थी, जिसका संबंध हम रामकथा से जोड़ते हैं।
ठीक है दोस्तों। मल्ला की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर वही स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद थी वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आ गए थे। उसके बाद दोस्तों इस महाजन जो अवंती है, अवंती दो कारणों से महत्वपूर्ण हुआ। पहला कारण यह था कि अवंती की जो है दो राजधानी थी, एक तो उज्जैन और एक महिष्मती, और उन दोनों राजधानियों के बीच में संघर्ष था। उज्जैन ने महिष्मती को हरा दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि मगध का अगर कोई सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बना तो वो अवंती बना था। ठीक है दोस्तों, अब वो क्यों बना था वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम समझे कि मगध साम्राज्य में क्या क्या थे, कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से वंश हुए। तो मगध शासन में देखिए, मगध साम्राज्य में 4 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। दोस्तों हर्यक वंश को तीन शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसी प्रकार शिशुनाग वंश में भी 2 शासक हुए, नागदशक और नंदीवर्धन। नंद वंश में 2 शासक हुए। ये देखिए दोस्तों, शासक बहुत हुए लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसकी हमको जानकारी होना आवश्यक है। नंद वंश में महापद्मानंद और धनानंद हुआ। और मौर्य वंश में 3 हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अच्छा दोस्तों, मौर्य वंश को हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मौर्य वंश अपने आप में अलग चैप्टर है। हम सिर्फ इन तीनों की चर्चा करेंगे जिन्होंने मगध वंश को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। ठीक है दोस्तों, आइए हर्यक वंश में सबसे पहले हुआ बिंबिसार। देखिए दोस्तों, बिंबिसार ने 3 तरीके से राज्य विस्तार की कोशिश की, मैत्री संबंधों से, विवाह संबंधों से और युद्ध नीति से। तो देखिए इसके क्या लिखा है, इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो बिंबिसार किसका समकालीन था? गौतम बुद्ध का। इसके द्वारा मगध के विस्तार और विजय की जो नीति शुरू हुई वह अशोक की कलिंग विजय पर समाप्त हुई थी दोस्तों। तो जब अशोक ने कलिंग विजय कर ली थी, उसके बाद अशोक ने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उसकी मृत्यु के बाद जो है मगध साम्राज्य का विखंडन होना स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मगध का जो विस्तार शुरू हुआ वो बिंबिसार से हुआ, और मगध का जो पतन है वो अशोक की मृत्यु के बाद शुरू हो गया था। तो देखिए दोस्तों, बिंबिसार की राज्य विस्तार नीति क्या रही? उसने सबसे पहले अंग महाजन पद को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। कौशल राज की पुत्री से विवाह करके उसने काशी जनपद की आय दहेज में प्राप्त कर ली। इसने 2 विवाह किए, पहला पंजाब के मद्रकुल की प्रधान पुत्री से तथा दूसरा वैशाली की राजकुमारी से। इस प्रकार राज्य के विस्तार क्रम में उसने विवाह तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया। मगध की असली शत्रुता किससे थी? अवंती से थी। और यह जब तक चली, मैंने आपको बताया था कि अवंती जो है केवल एक अवंती था जो मगध का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बन पाया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मगध की जो असली शत्रुता थी दोस्तों वो अवंती से थी, और यह हर्यक वंश के दौरान चली। शिशुनाग वंश ने इस प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया और अवंती को मगध में मिला लिया। तो मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, और यह तब तक चली जब तक कि शिशुनाग के समय से मगध में नाम मिला लिया गया। बिंबिसार ने अवंती के साथ मित्रता स्थापित करने के प्रयास किए, और जब अवंती के राजा प्रद्योत बीमार हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेज दिया दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, बिंबिसार ने मैत्री संबंधों से, विवाह संबंधों से और जो है युद्ध की नीति से, तीनों नीतियों से जो है राज्य विस्तार की कोशिशें की थी। अच्छा, बिंबिसार ने दोस्तों देखिए राजधानी अपनी राजगिरी को बनाया। राजगिरी को राजधानी बनाने के पीछे बिंबिसार का एक जो है कारण था। कारण ये था कि राजगिरी का अपना एक भौगोलिक महत्व था, क्योंकि राजगिरी 5 ओर से दोस्तों पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और इसका एक द्वार जो खुला हुआ था उसे भी पत्थरों की दीवार से घेर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि जो राजगिरी थी वो अभेद्य दुर्ग बन गई थी, और राजगिरी पर जो है आक्रमण करना उस समय बहुत नामुमकिन हो गया था। उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और वह सिंहासन पर बैठ गया। जहां बिंबिसार ने दोस्तों तीनों नीतियां यानी युद्ध, मैत्री और विवाह, तीनों नीतियों का प्रयोग जो है अपने राज्य विस्तार में किया, वहीं अजातशत्रु ने जो है आक्रामक नीति अपनाई, यानी उसने युद्ध की नीति अपनाई। तो देखिए कैसे उसने युद्ध की नीति अपनाई। अजातशत्रु का कौशल और काशी से संयुक्त युद्ध हुआ, जिसमें कि अजातशत्रु विजयी हो गया, और कौशल नरेश ने विवश होकर उसे काशी दे दिया। अपनी ही माँ के कुल के वंश वैशाली को उसने धोखे से प्राप्त किया, और इस युद्ध में उसने महाशिलाकंटक और रथमूसल जैसे 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। अच्छा दोस्तों, अवंती जो है अजातशत्रु के समय भी, क्योंकि मैंने आपको बताया शिशुनाग वंश के समय दुश्मनी खत्म हुई थी, तो अजातशत्रु के समय भी अवंती उस समय प्रतिद्वंदी बना रहा था, और इसीलिए अजातशत्रु ने राजगिरी की किलाबंदी करवाई थी, ताकि अवंती जो है उसको ये भय था कि अवंती जो है उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है, परंतु अवंती ने आक्रमण नहीं किया था। दोस्तों देखिए इस फैक्ट में हमारे 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो बन सकता है कि राजगिरी की किलाबंदी किसने करवाई, तो इसका एक आंसर हो जाएगा अवंती। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि
कि अजातशत्रु ने राजगिरी की किलाबंदी क्यों करवाई, तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती के आक्रमण के भय से। तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए उदयन का जो स्थान महत्वपूर्ण है वो इसलिए है क्योंकि इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के पीछे इसके कारण था। पाटलिपुत्र दोस्तों गंगा, सोन और गंडक 3 नदियों के मध्य स्थित था और ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ था, इसलिए यह भी एक तरह का जलदुर्ग बन गया था। इसकी भौगोलिक और सामरिक महत्व के कारण ही उज्जैन ने इसको जो है क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अपने आप में इसलिए महत्व है क्योंकि शिशुनाग वंश के समय अवंती से दुश्मनी खत्म हो गई और अवंती को इन्होंने मगध में मिला लिया था। उसके बाद दोस्तों नंद वंश आया। नंद वंश में दोस्तों 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक महापद्मानंद और एक धनानंद। महापद्मानंद के समय दोस्तों सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन सिकंदर जो कि पश्चिमोत्तर राज्यों के राजाओं को पराजित कर चुका था, उसकी सेना ने मगध की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उस समय नंद वंश के पराक्रम से परिचित थी। तो इसी कारण से सिकंदर पूर्वी भारत की ओर नहीं बढ़ पाया और मगध पर आक्रमण नहीं कर पाया। महापद्मानंद ने दोस्तों कलिंग पर विजय प्राप्त करी और एकराट की उपाधि धारण करी। तो दोस्तों देखिए इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या, किस शासक ने एकराट की उपाधि धारण की? महापद्मानंद। दूसरा, महापद्मानंद ने किस कारण से एकराट की उपाधि धारण की? तो कलिंग विजय के कारण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नंदों के पास दोस्तों, अब नंद वंश में नंद क्यों सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए? क्योंकि नंदों के पास एक बहुत मजबूत सैनिक शक्ति थी और मजबूत सैनिक शक्ति वही रख सकता है जिसके पास आय के अच्छे स्रोत होंगे और सेना का खर्च उठाने के लिए उसके पास धन होगा। तो दोस्तों नंदों, इससे पता लगता है कि नंदों के पास एक प्रभावी कर संग्रहण प्रणाली रही होगी जिससे कि वो इतनी बड़ी सेना का खर्च उठा पाए। उसके बाद दोस्तों जो मौर्य वंश के धनानंद हैं उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित कर दिया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों ये हमने पढ़े कि 3 वंश हुए मगध में, पहला हर्यक, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंद वंश। ठीक है, अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों मगध ही इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन के उभरा। तो देखो दोस्तों हर किसी चीज़ के अपने भौगोलिक और आर्थिक महत्व होते हैं किसी भी विजय के कारण, लेकिन उस विजय में उसके जो शासक हैं उनके भी कुछ ऐसे गुण जरूर रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने मगध को इतनी शक्तिशाली स्थिति में पहुंचाया। तो देखिए दोस्तों अगर हम बिंबिसार की बात करें या फिर हम अजातशत्रु की बात करें या महापद्मानंद की बात करें तो इन तीनों शासकों में ऐसे गुण थे जिसकी वजह से मगध शक्तिशाली राज्य बना था। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि आखिर भौगोलिक और आर्थिक कारण कौन से थे। तो देखिए भौगोलिक कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो उसकी जो राजधानियाँ थी पाटलिपुत्र और राजगिरी, दोनों एक अभेद्य दुर्ग और अभेद्य जलदुर्ग थी। दूसरा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि जो राजधानी थी मगध की, चाहे वो राजगिरी हो, चाहे वो वैशाली हो या फिर वो आपके पाटलिपुत्र हो, इन तीनों के आसपास लोहे के समृद्ध भंडार थे और लोहे के समृद्ध भंडार होने के कारण इनके पास लोहे की अच्छे से आपूर्ति हो पाती थी। अच्छी आपूर्ति होने के चलते इन्हें न सिर्फ कृषि कार्य में बढ़ावा मिला बल्कि जो शासक वर्ग था वो हथियारों को भी बना पाया इन लोहे की वजह से। तो देखिए क्या लिखा है, इस लोह युग में लोहे के समृद्ध भंडार मगध की राजधानी के नजदीक थे। इसके चलते मगध के शासन अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कर सके। अवंती की राजधानी उज्जैन के निकट भी समृद्ध लोह भंडार थे, इसी कारण अवंती मगध का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बनकर उभरा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि मगध तो शक्तिशाली था, तो 16 महाजनपदों में केवल अवंती ही मगध का क्यों प्रतिद्वंदी बना? तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि अवंती की राजधानी उज्जैन जो थी उसके निकट भी लोहे के समृद्ध भंडार थे और इसी कारण अवंती जो है मगध का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बनकर उभरा था। उसके बाद राजधानियों का जो महत्व है मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा दोस्तों अब देखिए मध्य गंगा में पड़ने के कारण जो राजधानी थी मध्य गंगा में पड़ती थी, तो जो भूमि थी वहाँ पर उर्वरक भूमि थी क्योंकि सिंचाई की अच्छी सुविधाएं थी, जल उपलब्ध था। तो इससे क्या हुआ, किसान यहाँ पर काफ़ी अनाज पैदा कर पाए और अपने भरण पोषण के बाद भी उनके पास इतना अनाज बच जाता था कि वे शासक को कर के रूप में संग्रह कर पाते थे। और इसी कर से उन्होंने अपनी मगध वासियों ने क्या किया, मगध के शासकों ने एक विशाल सेना तैयार कर ली, एक मजबूत सैनिक शक्ति तैयार कर ली और एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरे। उसके अलावा देखिए दोस्तों मगध ऐसा पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसी के विरुद्ध युद्ध में हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी दोस्तों, जिस
के पास लोहे के उस समय समृद्ध भंडार होंगे और वो उसको हथियारों के रूप में प्रयोग कर पाएगा, तो ये बहुत विश्वास करने योग्य बात है कि उसके पास अन्य शासकों के मुकाबले अधिक शक्ति होगी। और अन्य नेक्स्ट जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मगध का जो साम्राज्य था वो रूढ़ी विरोधी था। कारण ये है कि दोस्तों की जो ब्राह्मण लोग थे वो मगध के लोगों को निम्न कोटि का समझते थे, और दूसरा जो आर्यों की जन्मभूमि थी जहाँ पर की वर्ण व्यवस्था पैदा हुई थी उसकी सीमा से भी मगध जो है बाहर पड़ता था। तो मगध के जो लोग थे उनका बौद्धिक विकास अधिक था, और इसी कारण भी शायद वे ब्राह्मणों की रूढ़िवादी प्रथाओं के साथ जो है समन्वय नहीं रखते थे। और यही कारण था कि जो मगध के जो शासक थे वो अधिक शक्तिशाली और अधिक बौद्धिक रूप से अधिक सशक्त जो है वो सिद्ध हुए। तो यही सब कारण थे जिनके चलते दोस्तों मगध को भारत में प्रथम राज्य स्थापित करने में सफलता मिली। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास मेरे फेसबुक पेज पर आकर अपनी जो है क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज में, और आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। बस आप लोग मेरी वीडियोस के साथ बने रहें, और कोई भी आपके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ जो भी इस फील्ड में हो, जो इस तरह की तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, आप उनको मेरे इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।